अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में भली कार मैं तवानी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में गाल कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जी। वाज़े रहे तो पार्लियामेंट में इदारनि जो टकराव असांखे वाज़े तौर ते नज़र अचे थो। उन बावजूद हुकूमत या गाल कजे जेकॾहिं शहबाज शरीफ जी या सदर ज़रदारी जी, तो हुननि जो पैगाम इहो ई आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत त पार्लियामेंट जे फोरम ते मसइलनि जो हल अचणु घुर्जे ऐं पार्लियामेंट उहो सुप्रीम फोरम आहे जिते डायलॉग थी सघनि था, मुज़ाकरात थी सघनि था। इन हवाले सां अपोज़िशन जो रवैयो असांखे अॼु बि साॻियो ई नज़र अचे थो। ॿिए पासे मौलाना फज़लुर रहमान पिणु हुकूमत जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी वॾी तहरीक हलाइण जे लाइ संदरा ॿधी रहियो आहे। इन हवाले सां पीटीआई जे वफ़द उमर अयूब ऐं असद कैसर जी अॻुवाणी में मौलाना फज़लुर रहमान सां उन संदसि रिहाइशगाह ते वञी करे मुलाक़ात कई। इन हवाले सां मौलाना पीटीआई खां ज़मानत पिणु तलब कई आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे मुल्क में हिन वक़्तु सियासी मुआशी सूरत हाल जी, त यकीनन सियासी पार्टियुनि खे हिन वक़्तु सियासी मैच्योरिटी खां कमु वठणु घुर्जे। जेका सूरत हाल असांखे केपीके में नज़र अचे थी या जेका सूरत हाल असांखे मर्कज़ में नज़र अचे थी, पार्लियामेंट में नज़र अचे थी, मुल्क इन वक़्तु इन सूरत हाल खे अफोर्ड नथो करे सघे। इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराइण जे लाइ पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इकबाल सान साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। इकबाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जॾहिं त पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ अॻूणो मेंबर सिंध असेंबली पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ अली अज़ीज़ जी मूंसां गॾु आहे। अली साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जॾहिं त जेयूआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ समी सवाती साहब मूंसां गॾु आहिनि। समी साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अली साहब, शुरुआत में आपसे करूंगी प्रोग्राम की। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको नहीं लगता कि इस वक्त मुल्क जिस दोराए पर खड़ा हुआ है, सियासी हवाले से, सलामती हवाले से, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, इक्तसादी सूरत हाल अगर आप देख लें, दहशत गर्दी की सूरत हाल आप देख लें, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तमाम मसाइल का हल डायलॉग ही है? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए, इस वक्त जो है खाली ये जो आपने जितनी बातें की हैं इसमें माशी भी है, इसमें टेररिज्म भी है, इसमें हर चीज है इस वक्त तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। कोई किसी किस्म की भी बालादस्ती कानून की नहीं है। जुडिशरी यानी कि एक डेमोक्रेसी नहीं है। यानी कि मुल्क का इस वक्त वो हाल है कि जो सभी जानते हैं कि इसमें क्या हाल है इस वक्त और किस मोड़ पे मुल्क को लेकर आ गए, समझिए। तो इसमें डायलॉग का देखें, डायलॉग ही होता है, डायलॉग से ही चीजें सेटल होती हैं। मुल्क को जो निकाल सकता है वो डायलॉग के थ्रू ही निकाल सकते हैं आप। इस तरीके से मार कुटाई से, दहशत गर्दी से, अली साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात ही हर मसाइल का हल हो सकते हैं। सियासी हवाले से भी आपको ये दावत दी जा रही है पार्लियामेंट के फोरम पर, सदर जरदारी साहब की जानिब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। फिर आपकी पार्टी या पीटीआई क्यों इनकार कर रही है डायलॉग से? देखिए, इस पे दो चीजें हैं, बहुत क्लियर कर दें। देखिए, डायलॉग बाकी जैसे चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया, डायलॉग बिल्कुल करने के लिए तैयार है, लेकिन डायलॉग चोरों के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ पहुंचाया उनके साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं है। अगर उन्होंने डायलॉग करना है, वो जो बोल रहे हैं कि जी हम चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आ नहीं रहे, ठीक है ना। और आएंगे तो फिर मुल्क के लिए पहले देखते हुए मुल्क के ही ऊपर डायलॉग होना है। कोई हमारा अपना जाती पर्सनल एजेंडा कोई भी नहीं है, मुल्क के एजेंडे पे ही होना है डायलॉग। तो ये उनका क्लियर एक मैसेज है कि चोरों के साथ डायलॉग नहीं होगा। तो चोरों के साथ मुझे बताएं आप क्या डायलॉग करेंगे, आप मुझे बता दें। जिसने 40 साल, जिन दो पार्टियों ने 40 साल हुकूमत की, जो इस मुल्क को आज इस बुरान पे लेकर आ गए हैं, आप डू यू थिंक कि उनसे बात करके मुल्क सही होगा? मुझे बताएं, कभी भी नहीं होगा। जिन्होंने इदारे तबाह कर दिए, जिन्होंने बेड़ा गर्क तालीम का हर कोई शोबा नहीं छोड़ा, जहाँ तबाह कर दिया आपके मुल्क में, आपके बच्चे से लेके बड़ा वो एक करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तालीम नहीं है, किसी चीज कोई एक इदारा आप मुझे बता दें, या ये जो हमारे भाई लोग भी बैठे हैं टीवी में, ये भी मुझे बता दें कोई एक इदारा ऐसा रह गया है जो तबाह नहीं है। इसका कसूरवार कौन है? जिनको 3-3 दफा 4-4 दफा मौके मिले या इस मुल्क को बनाते, उन्होंने क्या किया? दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा, तबाह की जगह ला दिया। आप फिर एक्सपेक्ट करती हैं कि जी डू यू थिंक कि जी इनके साथ डायलॉग करें, एंड डू यू थिंक कि वी गोइंग टू डायलॉग विद देम और फिर पाकिस्तान वहां से प्रॉस्पर करेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट प्लीज। तो डायलॉग और भी बहुत सी पार्टीज हैं, उनसे डायलॉग करें, डायलॉग करके एक अच्छी डायलॉग हो और जो दूसरे भी लोग हैं समझें इस चीज को,
क्यों नहीं निकलेगा? मुल्क निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं हर एक कोई नहीं कह रहा हूँ कि जी पीपल्स पार्टी में सारे खराब लोग हैं, नून लीग में सारे खराब लोग हैं, या पीटीआई में सारे खराब लोग हैं। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, सबकी ठीक। पार्टियों में होते हैं। लेकिन जो कहने का मकसद है, मुल्क के मफाद के लिए तो आए ना। मुल्क के मफाद के लिए जो लीडर है, समझ गए, लीडर तो मैं एक समझता हूँ, आपको अच्छा लगे किसी को बुरा, लीडर है एक इमरान खान, जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने हर तरह से अपने मुल्क के लिए सोचता है, जो आज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा बैठा हुआ जेल के अंदर। ये होता है लीडर। ठीक ये ठीक। लीडर थोड़ी होते हैं कि जिन्होंने पैसे कमाए, मुल्क से बाहर दिए। अगर डायलॉग करना है उनको, पहले आ जाए, अब जितना सरमाया लंदन में, अब दुबई में, जगह जगह इन लोग का पड़ा हुआ है, लाएं। इनको पता है मुल्क की क्या हालत है, अपना सरमाया लेकर आए, बेच के लाएं, इस मुल्क में डालें। डायलॉग करने के लिए तैयार है हम, फिर डायलॉग हो सकता है। लेकिन इस तरह आप कह रहे हैं कि जी चोरों के साथ इस तरह डायलॉग करें, अब सॉरी टू से, इस तरह डायलॉग नहीं हो सकता। अरबों खरबों रुपया, हजारों रुपया, अरबों खरबों का क्या हिसाब ही नहीं है जो मुल्क से लूट के ले गए। क्या इनका पिछली बैकग्राउंड 40 साल का पहले बैकग्राउंड उठा के देख लेना, क्या ये इतने अमीर थे? कौन से इन्होंने अलादीन का चिराग जलाया जो ये इतने अमीर हो गए, पैसे आ गए? हिस्ट्री है सब चीज, मेरी भी हिस्ट्री है सबके सामने, इनकी हर एक की हिस्ट्री सामने उठा के देखे ना, कहाँ से आ गए। ठीक ठीक। अली साहब पीपल्स पार्टी से इकबाल साहब भी मेरे साथ हैं। मैं एहतराम करता हूँ इकबाल साहब के, लेकिन जो हकीकत है वो आई है। ठीक, इकबाल साहब उनका आपने गुफ्तगू सुनी, उनके ऊपर चेयरमैन है तो वो उनकी पार्टी वो थोड़ा सा ख्याल करते, लेकिन अगर वो दिल में हाथ रखे तो वो उनको भी हकीकत तो पता है, हकीकत से तो कोई नहीं छुपा हुआ। ठीक, इकबाल साहब गुफ्तगू आपने सुनी, मुज़ाकरात के हामी भी हैं, मुज़ाकरात को मानते भी हैं, मुज़ाकरात की हिमायत भी करते हैं अली साहब, लेकिन उनका कहना है कि मुज़ाकरात जी, मैं कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अब बेच बाज के इस मुल्क में पैसा लगाएं जिस मुल्क को हालत इन्होंने पहुंचा दी है। पैसा ले आए वापस इस मुल्क के अंदर, लाएं अपना पैसा, मुज़ाकरा करने के लिए तैयार है, दें वापस पैसा, करें अपने जी सबीर, मैं अपनी बात शुरू कर जी अली साहब, ये तो फिर अदालतों के मामलात हैं। आप देखेंगे माजी में भी जिस तरह के केसेस हुए, कोई रिकवरी कुछ इस तरह नहीं हुआ, बड़ी क्लीन चिट्स जो है वो से रिकवरी होगी जब अपना न्याय, अपना सब कुछ। ठीक, मैं इकबाल साहब की मैं चाहूंगी कि ये इन सारी बातों के जवाब इकबाल साहब दें, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इकबाल साहब। ठीक, अली साहब, इकबाल साहब जी प्लीज। जी सबीर, मुझे इजाजत है? जी इकबाल साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया सबीन आपका, अली जीजी साहब का, समी साहब का, देखने और सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, बड़े बड़े एहतराम और बड़े सुकून के साथ मैं कहूँगा कि सुने अली जीजी साहब, और गुजारिश करूँगा कि जितने तामुल के साथ मैंने उनकी बात सुनी है, यकीन है ये भी सुनेंगे। है तो मुश्किल काम पीटीआई के दोस्तों के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरी बात को एहतराम के साथ सुने। बात दुरुस्त है, पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि जनाब हम चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत से या तहरीक इंसाफ के अहदेदारान से, लीडरों से कोई पूछेगा कि क्या आप कोई लिस्ट मुहैया करेंगे कि जो चोर हैं और के कौन कौन से चोर हैं जिनसे आप हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या आपने 2018 के इलेक्शन से पहले जिनको कातिल चोर कहा, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, जो एटीएम मशीनें थी, और जो जिस डीजल को आप हर जलसे में नारा लगाकर बेइज्जत किया करते थे, क्या उनके अलावा भी कोई अभी बाकी है? तो उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड करें, ताकि कल को ये ना बोलें कि जनाब चूंकि ये मदीने से पैदल आ गए अब ये ठीक हो गए। देखिए, बात ये है कि ये डिसाइड तहरीक इंसाफ ने नहीं करना कि कौन चोर है, ये फैसला तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने नहीं करना कि कौन जो है वो फरिश्ता है। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना होता है, इस मुल्क के बाशऊर लोगों ने करना होता है। देखिए, यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है जब तहरीक इंसाफ से ये कहा जाए जी खान साहब की हुकूमत नहीं है तो कहते हैं इस मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए। ये कहते हैं कि जनाब खान साहब गिरफ्तार हो गए, चूंकि 9 मई का वाकया हुआ, इस मुल्क को जला के राख कर दिया जाए, इसके इदारों को तहस नहस कर दिया जाए। तो मैं यहाँ अली जीजी साहब और तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला सियासी लीडर नहीं है जो गिरफ्तार हुआ और जिसकी गिरफ्तारी पे आपने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि पूरी दुनिया में, खुसूसन हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स में पाकिस्तान की जगसाई हुई। इन्हें किसी ने नहीं कहा था कि ये निकलें, जलाओ गिराओ करें, इदारों को तोड़ फोड़ करें, शोहदा की यादगार की बेहुरमती करें और
अपने ही फौज को गालियां निकालें, इनको किसी ने नहीं कहा था, ये प्रोवोक किया गया पाकिस्तानी नौजवानों को। मैं आपको बताता चलूं, देखिए सबीन इन्होंने कहा जी वो कंप्रोमाइज नहीं करे, खान साहब 1 साल से जो जेल में, तो फिर कंप्रोमाइज तो आसिफ अली जरदारी ने भी 12 साल नहीं किया था, 12 साल की जेल काटी थी। तो कंप्रोमाइज तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी नहीं किया था कि वो अपनी 9 उम्री में जेल में थी अपने बाप के साथ, बाप के बाद भी। कंप्रोमाइज तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी नहीं किया था, तख्ता दार पर लटक गए, कंप्रोमाइज नहीं किया। और ऐसे जुल्फिकार अली भुट्टो के और पैरोकार थे जो तख्ता दार तक पहुंच गए लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। देखिए यहाँ फैसला करना, किसी को चोर डिक्लेयर कर देना, एक तरफ आप कहते हैं जी मुज़ाकरात ही सबसे अहम है, दूसरी तरफ आपकी क़यादत कहते हैं जनाब हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, हम डीजीआई से बात करेंगे। तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आप एक सियासी पार्टी हैं या आप एस्टेब्लिशमेंट के अलाकार हैं? ये कौन क्लियर करेगा? क्यों पाकिस्तानी कौम को इस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए हमने इस बात का तयन करना पड़ेगा। ये बड़ा अली जीजी साहब ने एहतराम के साथ कहा जी 40 साल की इक़्तिदार, मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इक़्तिदार से लेके आसिफ अली जरदारी के इक़्तिदार तक कुल मिला के 8.5 साल का इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन इनकी जबान खुश्क हो जाती है, इनकी टांगें हिलती है जब जनरल मुशर्रफ का नाम आ जाए, जब जनरल जिया का नाम लेना पड़े, जब जनरल अयूब का नाम लेना पड़े। तो जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज्यादा हुक्मरानी की है, उनका जिक्र करने में इनकी जबान लर्जा खाती है। तो खुदा के लिए भाई सच बोलें, इस अवाम को कब तक झूठ बोलेंगे? मैं 8.5 साल क्लेम करता हूँ, छोड़ दें जुल्फिकार अली भुट्टो के वो 5 साल जो आइडियल 5 साल थे, छोड़ दें, हटा दें। बाकी 8.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, ये साबित कर दें मुझे 9 साल, 40 साल तो बहुत बड़ी बात है। क्यों इस कौम के साथ बार बार इतना झूठ बोलते हैं? खुदा के लिए ये झूठ की कैसेट को बंद करें, कोई सच्ची बात करें इस कौम के साथ। इस बात की कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ को 2024 के इलेक्शन में मेंडेट मिला, लेकिन 2018 में मेंढक नहीं मिला था, 2018 में मेंढक दिया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, इस बात को मानता हूं कि 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट किए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि केपी में आपको दोबारा मैंडेट मिले तो आपकी परफॉर्मेंस थी, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी को दोबारा मैंडेट मिले तो जनाब चोरी थी। तो भाई जहां आपको वोट मिला वहां हमें भी वोट मिला। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा मिला हो, हमें थोड़ा कम मिला हो। हम नहीं जीत पाए केपी में, हम नहीं जीत पाए पंजाब में, हम तो क्लेम नहीं करते, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अगर धांधली का इल्जाम लगाते हैं तो वो केपी पर लगाते हैं। अब चूंकि आपके मफादात एक हैं, आप गवर्नमेंट से बाहर हैं, तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट और अपोजिशन दो ही होती हैं। जो हुकूमत में नहीं होते वो अपोजिशन में मिलने की कोशिश करते हैं, और जब अपोजिशन में होते हैं तो साथ बैठने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि यही वो मौलाना फजलुर रहमान थे जो पीडीएम का पार्ट थे, और आज अगर इनके साथ मिलेंगे तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो बाहर है वो अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। तो एक साथ मिलना कोई नहीं, यही सियासत है कि आप पावरफुल होकर हुक्मरान जमात के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर इल्जाम है, तो फिर इल्जाम तो 190 मिलियन पाउंड के इमरान खान पर भी है। इल्जाम तो फिर वो गोगी साहिबा कौन है, वो जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त है, इल्जाम तो फिर उन पर भी है, इल्जाम तो फिर तोशे खाना का भी है, इल्जाम तो फिर जुल्फी बुखारी पर भी है, इल्जाम तो शहजाद अकबर पर भी है, इल्जाम तो जो इम्पोर्टेड लोग शहजाद गिल, उससे क्या नाम था उसके, शहबाज गिल जैसे लोग बाहर से इम्पोर्ट करके इन्होंने मंगवाए थे, इल्जाम तो फिर उन पर भी है जो सारी जिंदगी यूके और अमेरिका में रहे और यहाँ पर आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते थे और इस मुल्क में हुक्मरानों के साथ बैठे थे। तो ऐसा ना करें जो जहांगीर तरीन आपको छोड़ के चले गए, जब थे तो वो अच्छे थे, निकल गए तो चोर थे। अलीम खान जब थे तो अच्छे, तो निकल गए तो चोर थे। तो खुदा के लिए अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आए और सियासी तौर पर सियासी अंदाज में आगे बढ़े। इस मुल्क को डेमोक्रेसी की जरूरत है, इस मुल्क को मुज़ाकरात की जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत है कि हम तहम्मुल से एक दूसरे का एहतराम करें, इस मुल्क को जरूरत है कि हम अदम बर्दाश्त को खत्म करें और अदम बर्दाश्त पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त को, अदम बर्दाश्त का खात्मा करें। इस मुल्क को जरूरत है कि हम सारे इदारे आपस में अपने अपनी डोमेन में रहकर अपना काम करें, कोई किसी के काम में मदाखलत ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये लाइन डे 1 से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ मिलती है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अपने गृहमान में झांकना पड़ेगा। मैं बिल्कुल समीर साहब से इसका जवाब लेती हूँ, जेयूआई के हवाले से मैं समीर साहब से जवाब। समीर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी समीर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सियासी पार्टियों की रिवायत बनती जा रही है कि अगर वो इलेक्शन में कम वोट लेती हैं या हुकूमत नहीं बना पाती किसी भी हवाले से, तो फिर दूसरी हुकूमत को काम न करने देना या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना,
یا اس طرح کے پارلیمنٹ کے فورم پہ جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا، جس طرح سے ہم اب دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ سیاسی پارٹیوں نے روایت بنا لی ہے کہ عوام کا ووٹ لے کر اس کے بعد پارلیمنٹ کو کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کی مثال اب تو کہیں نہیں ملتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہن آپ کا شکریہ ایک دفعہ نمائندگی دینے کا. میں گزارش کروں، جس طرح میرے دو بھائیوں نے گفتگو کی ہے، اقبال خان صاحب نے اور علی بھائی نے، میرے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں. اور سیاسی گفتگو، سیاسی ڈائلاگ یہ اس ملک کا خاصہ رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی نہیں تب تک جو ہے وہ ملک میں عدم استحکام بھی رہتا ہے، معاشی استحکام بھی نہیں آتا. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ کوئی سیاسی جماعت ووٹ نہیں لیتی یا پھر اسے مینڈیٹ نہیں ملتا یا اسے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی، تو میں گزارش کروں کہ جمعیت علماء اسلام کا جو سٹانس ہے وہ واضح ہے. ہمارا سٹانس 2018 میں بھی یہی تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا سٹانس 2024 کے الیکشن میں بھی یہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب جمعیت علماء اسلام کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف آپ دیکھیں کہ اس وقت 2018 میں پی ٹی آئی کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمارے پیچھے آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم نے تحریک چلائی، اس تحریک کے ثمرات انہوں نے سمیٹے. یہ سارا کچھ اس کی ہسٹری اس کی گواہ ہے. آج وہی سانس لے کر جمعیت علماء اسلام 2024 کے الیکشن کو مسترد کرتے ہوئے ری الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے میدان میں ہیں. شاید پی ٹی آئی تو بہت بعد میں آئی ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے نتائج اناؤنس ہونے کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں واضح کر دی تھیں کہ یہ سارے مینوپولیٹ الیکشن ہو رہے ہیں، اور تمام کے تمام نتائج جو ہے وہ صوبوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ کس کو کون سا صوبہ دینا ہے اور کتنا دینا ہے اور کس طرح سے یہ گورنمنٹ چلانی ہے. یہ جتنے بھی حضرات اس وقت حکومت میں ہیں، آپ خود اس چیز کی گواہ ہیں کہ بلاول صاحب نے کس طرح کی الیکشن کیمپین چلائی. کیا کوئی بھی ذی شعور پاکستانی یہ سوچ اور تصور کر سکتا ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے کی یا 8 مہینے پہلے کی بلاول صاحب کی کوئی بھی سپیچ آپ اٹھائیں جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں کی ہے، کیا کوئی بھی سننے والا یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ لوگ حکومت میں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم تو اس وقت بھی اداروں کی مداخلت کے خلاف میدان میں تھے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی وجود ختم ہوتا جا رہا ہے، سیاسی استحکام ختم ہو جا رہا ہے، اور سیاسی جو ہماری اکائی تھی اس کو بدترین نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آج پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر ایسے ایسے بل لائے جا رہے ہوتے ہیں جو کسی اور کی فرمائش ہوتی ہے اور کوئی اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بل لے کر آئے. آپ پوری پٹی کو دیکھیں کہ ملک کس طرح سے عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، کہ آپ کا چمن بارڈر ہوا یا آپ کا وزیرستان کی طرف سے بارڈر ہوا، یہ تمام کی تمام صورتحال جو ہے اس وقت اتنی بدترین اور نازک ہو چکی ہے کہ آپ داخلی طور پر، خارجی طور پر وہ ڈائلاگ آج تک نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے کہ میاں صاحب حکومت میں نہیں ہے اور پیپلز پارٹی بظاہر حکومت میں نہیں ہے، لیکن حکومتی مزے وہ لوٹ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مولانا صاحب کو تو یقیناً ان کو ان کی کردار کشی بھی کریں، ان کی مخالفت بھی کریں. ہم اس بنیاد پہ کسی کی مخالفت نہیں کرتے. ہم آج بھی مولانا صاحب نے اسمبلی کے فلور پر سب کو دعوت دی تھی، میاں صاحب کو بھی دعوت دی ہے، بلاول صاحب کو بھی دعوت دی ہے، زرداری صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ بھائی آپ ان نتائج کو، جو کہ ساری دنیا جانتی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے ہیں، ہم نے اس کے ثبوت بھی پیش کیے ہیں کہ یہاں سندھ کے ایک ایک حلقے میں 15 ہزار ووٹ جب آپ مسترد کریں گے کسی امیدوار کے، تو کس طرح سے آپ سے کوئی جیتے گا؟ جب ادارے آپ کے لیے اتنی سہولت کاری کریں گے، اور اتنی سہولت کاری کے بعد اگر آپ اس شہر کے اندر آپ سارا کا سارا مینڈیٹ اپنی جھولی میں لے لیں گے، اور گارنٹیڈ آپ کے کوئی اور لوگ ہوں گے، اور آپ الیکشن کیمپین کے اندر یہ واویلا کرتے رہیں گے کہ ساری جو ہے وہ قربت اور ساری مہربانیاں میاں صاحب پر ہو رہی ہیں، آپ پر کوئی مہربانی نہیں ہو رہی، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اپنے لیے بہت ساری چیزیں سمیٹنے کا ایک طریقہ ہے جو ان حضرات نے، ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے یقیناً اپنے لیے اس طرح کی چیزیں سمیٹنے کے لیے ایک تو طریقہ کار اختیار کیا تھا. لیکن دنیا اس چیز کو حقیقت تسلیم کر چکی ہے کہ آج پارلیمنٹ کی کیا وقت رہ چکی ہے. پارلیمنٹ اپنا وقار کھو رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی، آپ صوبوں میں دیکھیں کہ صوبوں میں ہماری ہر میٹنگ کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے 100% آزادانہ طور پر، جو حکومت میں سیاسی جماعت موجود ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی حکومتی جو پالیسی ہے اس کو آگے نہیں بڑھا پا رہی. یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے
एहतिजाज की बात की है। एहतिजाज जमीयत उलमा इस्लाम का रोज़े अव्वल से चल रहा है। रमजान से पहले एक कैंपेन हमने शुरू की थी अवामी असम्बली के उन्वान से, आज भी चल रही है इंशाल्लाह। समीर साहब मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई के वफद ने मुलाकात की है, ये सवाल मैं जो है अली साहब से भी करूंगी, ये हिस्ट्री रही है कि कभी केमिस्ट्री मिली नहीं है जेयूआई या पीटीआई की? देखें, केमिस्ट्री इसलिए नहीं मिली कि हमारे करीब ऐसी सियासी जमातें माजी में रही हैं कि उनकी खुद ये सारे एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं और एक बयानिया एक दूसरे के खिलाफ बना रहा है। हम ये नहीं कहते कि सियासी मुलाकातों के जरिए जो है वो, अगर आपकी सियासी मुलाकातें नहीं होंगी और आप एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो कुर्बत कभी भी नहीं हो सकती। कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई इस मुल्क के अंदर कोई हुक्मरान बनकर आता है, उसके अज़ाइम होते हैं, और जब वो हुक्मरानी छोड़ देता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि अब मेरी परवाज़ कितनी है, फिर वो अगर आपके साथ आकर बैठते भी हैं, डायलॉग भी करते हैं, तो फिर वो डायलॉग और वो बातचीत समझ में भी आती है। तो इसी नुक्ते नज़र से पीटीआई का वफद तसलसल के साथ मौलाना साहब से मिलने आ रहा है, और रात ही मौलाना साहब ने ये सारी चीज़ें वादे की हैं कि हमें मनाने की कोशिश यकीनन हो रही है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तय होनी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम उनके इत्तेहाद का या उनके जो भी अलायंस है उनका हिस्सा बन चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम अभी इस पे अपनी मीटिंग भी कॉल करेगी, मौलाना साहब फिर उस पर फैसले भी वाजे करेंगे कि हमने क्या स्टांस लेना है। लेकिन मुलाकातें सियासी अगर इस मुल्क में नहीं होंगी तो मैं फिर आपको यही चीज दोहराऊंगा कि बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब किस तरह से एक साथ हुकूमत में बैठ सकते थे, ये कोई तस्वुर करे तो फिर अगर पीपल्स पार्टी और ये नून लीग या दीगर सियासी जमातें अगर आज जेयूआई और पीटीआई एक साथ बैठ रही हैं और कोई मुल्क के लिए अच्छा कोई लाहे अमल तैयार कर रही हैं, तो फिर उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये मुल्क की बेहतरी के लिए अगर मुलाकात है और वो चाहते हैं कि हमसे माजी में गलतियां हुई हैं, और मौलाना साहब को ये तस्लीम करते हुए जिस तरह के रात में मुलाकात में ये सारी चीजें ज़ेर बहस आई हैं, और मुस्तकबिल में भी अगर कोई मुलाकात होगी तो उसमें ये सारी चीजें गारंटी की तौर पर आएंगी कि जो माजी है उसे फरामोश किया जाएगा, जो तलखियां है उसे खत्म करना होगा। वो तलखियां खत्म करने के लिए जरूरी है कि मुलाकातें हों, तलखियां खत्म होना जरूरी है। बिल्कुल इसी बात को आगे ले चलेंगे। अली साहब आप बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से कि क्या कोई ऐसा इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ बन सकेगा पीटीआई और जेयूआई का? जी देखिए, मेरा ख्याल देखिए बिल्कुल बन सकेगा, क्यों नहीं बन सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौलाना साहब ने असेंबली में अपनी स्पीच की है सारी, और जिस तरह से उनके बयानात हैं और जो उनका मौक़िफ़ है वही हमारा भी मौक़िफ़ है। अभी इकबाल भाई बात कर रहे थे, बड़े इतराम से अच्छी स्पीच कर लेते हैं माशाल्लाह, वो सारी चीजें उन्होंने कर दी। भाई अगर आप इतराम की बात कर रहे हैं, लोगों की आवाम की बात करें, तो आवाम का मैंडेट पे तो भाई उस पर भी तो बात करें। वो तो आपको भी पता है, जिस तरह अभी सूरत हाल है उसी पे तो बात करें। फॉर्म 47 की तो ये सारी असेंबली बैठी हुई है, ये क्या असल पे मैंडेट लेके बैठी हुई है? आप कह रहे हैं कि जी आवाम उसी को वोट देगी, उसी को लाएगी, तो आवाम ने तो उसी को वोट दिया। वो अभी ये सिलेक्शन में फेब में जो इलेक्शन है, ये तो अवाम ने दिखा दिया कि किसको चाहती है किसको नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, रिजेक्ट कर दिया अवाम ने उसको, हर एक पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। जिस तरीके से मैंडेट मिला पीटीआई को, ये अवाम का ही मैंडेट है ना, मेरा आपका मैंडेट तो नहीं था। 47 के ऊपर जो आज जो मौलाना साहब ने इशू उठाया असेंबली के अंदर, हमारा भी वही इशू है कि भाई 47 फॉर्म के मुताबिक जो सीटें बनती हैं उनकी बनती हैं, हमारी बनती है, वो हमें दी जाए। क्यों भाग रहे हैं ये? इतना ही अगर ये बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जी इतनी ज्यादा है, तो फिर भाई इतनी हिम्मत जरूरत पैदा करें कि खत्म करें, बोले इसको हम डिसॉल्व करते हैं असेंबली, ये हमारा मैंडेट नहीं था जो हमने आवाम को चोरी किया। हिम्मत दिल गुर्दा पैदा करे ना, आ जाए ना फिर बात करने के लिए, फिर तो समझ में आए बात करने के लिए भी। आज मौलाना साहब से भी किसी बात पे हो रही है, इसी बात पे हो रही है कि वो भी चाहते हैं कि आइन हो, बालादस्ती हो, असेंबली के ऊपर जो लोग जीत के जिस तरीके से आए हैं, ये गलत जीत कर आए हैं, कानून की बालादस्ती हो, इसी बुनियाद पे आगे चल के बात हो रही है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो बात होगी पूरी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, मेरे या आपके पर्सनल किसी के इंटरेस्ट के लिए बात नहीं हो रही है। तो यही चीजें हैं, जिस तरह भी वो इकबाल साहब ने पूरा झाड़ दिया, भाई इस तरह तो पूरी पीपल्स पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन के अलावा डूबी हुई है। आप भी जानते हैं, एक एक नाम मैं अगर आपके ले लूं सामने तो अच्छा आपको पता है कि कौन क्या था कौन क्या नहीं था, आज आपके सामने है। तो ये बातें नहीं करें ना, ये जो हकीकत है वो तो कम से कम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये बातें ना करें कि जी ये हो गया, वो इससे कुछ नहीं हो गया। मैंने तो शुरू में कहा था कि भाई हमारी पार्टी में भी सारे दूध के धुले हुए नहीं है, बिल्कुल होंगे, अभी भी होंगे।
तो ये ऐसा नहीं होता कि पांचों उंगलियां एक बराबर हो जाए। मैं कभी नहीं कहता कि पांचों एक उंगलियां बराबर है। हाँ, मैं अपने चेयरमैन का कर सकता हूँ कि हाँ मेरा चेयरमैन, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा चेयरमैन एक ईमानदार शरीफ ईमानदार आदमी है। वो चाहता है इस मुल्क की भलाई के लिए, वो चाहता है इस मुल्क की आवाम के लिए, वो चाहता है मुल्क प्रॉस्पर करे, वो चाहता है कि हर कानून हर इदारा ठीक हो, कानून के साथ हर चीज हो। ये बातें सारी है। मुल्क को किस हाल में आपने फेंक दिया, आप लोग कह रहे हैं कि जी ये कुछ नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता ये बातें सारी, सुन के अफसोस होता है कि वही बातें आप लोग करते हैं इस तरीके से। ताकि छोड़ दें, इतना ही है। जरदारी साहब को या नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को दे देना मैंडेट, छोड़े जिस मैंडेट से आए। मुझे तो मैं हूँ तो मैं तो कसम खुदा की अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं तो डूब के मर जाऊँ कि इस तरीके से। वो मुस्तफा कमाल है कराची का मैंडेट पूरा पीटीआई के लेके बैठ गया, वहाँ पे जाके अल्लाह रसूल की बातें करे, अल्लाह माफ करे। जी इकबाल साहब मेरे साथ हैं। जी इकबाल साहब, मैं कह रहा हूँ अली भाई ने कहा कि मैं डूब के मर जाऊं। 2018 में फिर ये वाकया हो जाना चाहिए था जब इनको मैंडेट मिला था। मुझे हंसी आ रही है इनकी बातों पे। देखिए, मैंने कहा कि 40 साल की गिनवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरी बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैंने इनसे कहा था मुझे लिस्ट प्रोवाइड करें, किससे हाथ मिलाना चाहते हैं, किससे नहीं मिलाना चाहते। उसका जवाब भी नहीं था। मैंने इनसे कहा था कि ये बता दें कि कौन चोर है और कौन नहीं है। इसका फैसला तहरीक इंसाफ ने थोड़ी करना है। इसका फैसला तो भाई 12 साल आपने कहा कि 12 आसिफ एक साल से जो ना वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, तो फिर आप सलाम पेश करें आसिफ अली जरदारी साहब को, आप सलाम पेश करें मोहतरमा आदि फरियाल टालपुर साहिबा को, आप सलाम पेश करें खुर्शीद शाह साहब को, आप सलाम पेश करें आगा सिराज दुरानी साहब को, आप सलाम पेश करें शर्जील मेमन साहब को, जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। 12-12, 8-8 साल, 6-6 साल, 10-10 साल जेलें काटी हैं। तो फिर अभी तो खान साहब को 1 साल ही हुआ है मेरे भाई, थोड़ा सा इंतजार और करो। हम दुआ गो हैं कि खान साहब जल्दी रिहा हो जाए। सियासी लीडरान को, सियासी कारकुनान को सियासी केसेस में जेलों में नहीं होना चाहिए। इस बात का अंदाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई लगा नहीं सकता। और अगर आपको याद हो आसिफ अली जरदारी साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस वो स्पीच, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं उस दिन का सोच के घबरा रहा हूं कि जब ये वक्त इन पर आएगा, तो ये वक्त इन पर आ चुका। ये वक्त इन पर आ चुका। और सिंधी में चवंदा रड़ियों निकली हुई वानी जी, तो जो रड़ियां इनकी निकल रही हैं, तो उसका अंदाजा तो हमसे पे हो रहा है। अभी तो उन्होंने वो देखा नहीं, फांसियां नहीं हुई, कोड़े नहीं खाए, अभी तो वो लोगों ने अपने आप को जिंदा नहीं जलाया। वो मेरे भाई सियासी कयादत पहले भी जेलों में रही। आप आज कह रहे हो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, आपके लहजों में थोड़ी थोड़ी नरमी आ गई है, आप मौलाना साहब को इज्जत देने लगे, और वो तो काबिल एहतराम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत सब उनकी इज्जत करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर भी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब अपने भरे जलसों में जब आप मौलाना का नाम लेते थे, तो साथ में आपकी क्राउड को क्या तरबियत दी गई थी, वो क्या जवाब देते थे, उसकी माफी क्या मौलाना साहब से माफी मांगेंगे आप? क्या मौलाना साहब आपको उस पर माफ करेंगे? मेरा ख्याल है मौलाना साहब एक जय्यद सियासतदान है, बड़े लीडर हैं, हो सकता है पाकिस्तान के मुल्क के बेहतर इकबाल साहब, आपके इसी बात को लेकर मैं जरा इख्तिताम की तरफ जाऊंगी। अली साहब ने कहा कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब एक साथ बैठ सकते हैं, तो व्हाई नॉट वो, क्यों मौलाना और पीटीआई क्यों नहीं? देखें, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने सबीन पहले आपको एक बात वाज़ेह कर दूं। देखें, तहरीक इंसाफ का जो दूसरा जन्म हुआ था ना, जिसको हिंदू में पुनर्जन्म कहते हैं, वो पता है कब हुआ था? वो जब हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तमाम पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, जब लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो उसमें यह तय हुआ था कि कोई भी जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए किसी का एलाकार नहीं बनेगा, और डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो वो बेनजीर भुट्टो थी जो नवाज शरीफ के साथ बैठी थी, जिसको आसिफ अली जरदारी ने कंटिन्यू किया है ये खाम ख्याली में। उसके बाद तहरीक इंसाफ जो 96 में वजूद में आई थी, उसका पुनर्जन्म हुआ 2011 में। और फिर जनरल शुजा पाशा और जनरल वो दूसरे एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आर्मी चीफ थे, उन दोनों ने मिलकर जो है तहरीक इंसाफ को वो पुनर्जन्म दिया है। उसके बाद 2012 में मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होता है। तहरीक इंसाफ के अंदर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एटीएम मशीनें शामिल होती हैं। 2018 में ये मेंढक जो इनको नहीं मिला था वो दिया गया था, जिस पर अली जीजी साहब खुदकुशी का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने बच्चों का ख्याल करें और बिल्कुल खुदकुशी की तरफ ना जाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। टाइम होता तो मजीद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते। नाज़रीन, इन ते अॼो को प्रोग्राम जो वक्त पे पुजाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।